नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र में ईडी की छापेमारी की। जहाँ ईडी की बात करें तो इस समय जो है ईडी उद्धव ठाकरे करीबी लोगों के पीछे पड़ी हुई है। इसमें रविंद्र वायकर का जो है 5 स्टार होटल का जमीन है, उसको लेकर जो है मामला सुर्खियों बनी हुई है। क्या इस मामले में उद्धव जी का भी नाम आ सकता है? क्या उद्धव की मुश्किलें बढ़ सकती है? इसी सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ लगातार जो है बने रहिए। और आपके भी जो मुद्दे हैं कुछ रहेगा तो हमें जरूर व्हाट्सएप पे या कमेंट। अनिल दत्ते गगन बेदी को भी सब्सक्राइब करो और फेसबुक भी देखो, मेरा अनिल दत्ते और अनिल दत्ते गगन बेदी 2 फेसबुक। जी, आगे बढ़ते हैं। जैसा विषय ये है कि ईडी इस समय लगातार जो है विपक्षियों पर जो है पूरी तरह से ताकत के साथ लगी पड़ी है। क्या मानते हैं इसको? जो अभी जो मामला हुआ है रविंद्र वायकर और दो तीन लोगों के ऊपर जो है झाड़ गिरी हुई है, तो क्या कौन कौन लपेटे में आएगा इसमें? क्या लगता है इसमें? सर, पहली बात तो यह है कि इसमें नया कुछ नहीं है। जी, जब मनमोहन जी की सरकार थी तब मोदी के ऊपर ईडी, सीबीआई, एनआईए और जो भी केंद्र के और संस्था है उनके सब मिला के 21 बार छापे पड़े। इसके ऊपर मोदी से के ऊपर करीबन उतने ही छापे अमित शाह के ऊपर पड़े और उनको तो जेल में भी डाल दिया। मतलब विपक्षियों को जो है ईडी के रडार पर रहना ही पड़ता होते है। सर, विपक्षी को ये कांग्रेस वाले तो इतने हरामी थे, कृतज्ञ थे कि विपक्ष को किया मोदी के पीछे लगे रहे। सर, 7 साल तक उनको परेशान किया। 7 साल उनके ऊपर लगातार कुछ न कुछ डालते रहे, छापे डालते रहे, लेकिन कैसा भी करके उनको मोदी जी को अंदर डालना था। पूरी तैयारी में थी। तो ये पूरा नहीं सर, बाहर की जो मोदी की हैरेसमेंट की उन्होंने, कम से कम वो अपोजिशन में थे सर। उनके इधर और इधर बैठे हुए जो डीएमके के राजा थे, कनिमोड़ी। अरे तो कनिमोड़ी तो करुणानिधि की बेटी थी। करुणानिधि तो सब कुछ थे, सरकार में थे उनके, सरकार भी उनकी थी और वो बाप थे उसके। वो कनिमोड़ी को ऐसा ही डाल दिया जेल में। वो बेचारी 3 साढ़े 3 साल अंदर रही और उसकी कितनी बदनामी की, राजा की बदनामी की। और सबसे बुरी बात यह है कि बाद में वो तो निर्दोष निकले ही, पर हरामखोर लोगों ने अपनी पार्टी के लोगों को मंत्री पद से निकाला और अंदर डाल के रखा। कलमड़ी को भी डाल के रखा था। सर, ये कनिमोड़ी और ये टी राजा निर्दोष छूट गए, उनके खिलाफ कोई पुरावा नहीं। मतलब ऐसा है कि 100 रुपए का काम है और ये 1000 रुपए का इन्होंने आरोप लगाया। भ्रष्टाचार भाई, 100 रुपए में 1000 रुपए का होता है का। और सबसे गंदी बात ये मनमोहन सिंह और कांग्रेस वालों ने जो की, उसकी पोल खोल गई। विनोद राय करके कैग बोलते हैं, CAG कैग, वो जो केंद्रीय निरीक्षण ये है यंत्रणा, उसका विनोद राय नाम का सबसे बड़ा हरामी था। उसने बाद में रिटायरमेंट के बाद बोला मीडिया को कि ऐसा हो गया कि मेरे ऊपर दबाव था, तो ऐसा कुछ नहीं था मामले में। फिर मैंने सोचा कि काय के लिए इनको नाराज करना, करके मैं बोल दिया कि इन्होंने 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है 2G घोटाले में और इसमें उसमें। सरकार को उनको पकड़ना नहीं चाहिए था, कोई पुरावा नहीं था मेरे पास। मैं ऐसे ही, उन्होंने बोला मैंने बोल दिया करके वो अंदर गए। कोर्ट में भी हम कोई पुरावा साबित नहीं कर सके। ये किसने बोला? वो हरामखोर विनोद राय कैग, उसने खुद मीडिया के सामने बोला कि मेरे पास कोई पुरावा नहीं था, मगर उनके दबाव में मैंने बोला। 3.5 साल इनकी जिंदगी के गए, नाम खराब हुआ, अलग पॉलिटिक्स खराब होगा सर। इसके लिए इनको शर्मिंदा नहीं, इनको माफी मांगनी चाहिए थी, उनको मांगी नहीं। मोदी साहब कम से कम अपोजिशन के बारे में बोल रहे हैं ना। और ऐसा भी वो कलंक भी अभी कल छूट गया कि पहले क्या बोलते थे कि भाई वॉशिंग मशीन है हमारे पास। दानवे साहब जो है हमारे, वो तो बोलते थे हम वॉशिंग मशीन, वो भी पागल ही है। वो भी सबके सामने बोलते हैं आमच्याकडे एक असा वॉशिंग मशीन आहे की ज्याच्यामध्ये काही माणूस टाकला की तो किती भ्रष्ट असला तरी छान होऊन निघतो। अरे बोलो तो मत राजा, तुम मंत्री हो केंद्रीय, इतना बोलो तो मत कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हम कितना भी गंदा आदमी है उसको साफ करते हैं। वो परमानेंट हो गया ना। जैसे RR पाटिल ने
जब मुंबई में हादसा हुआ वो हाँ, कसाब का, बोले बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं, तो जिंदगी भर वो बदनाम हो गया। उसका ये गया वो तो छोड़ो, पदवी गई। जिंदगी भर अभी भी पिक्चर में, कल कोई पिक्चर मैंने देखा उसने बोला प्यार के बारे में बोला कि जब प्यार बड़ा होता है तो छोटा छोटा हादसा होता रहता है, मतलब वो परमानेंटली बदनाम हो टोंट एक एक सब्जेक्ट की वजह से। सर ये ऐसा ही इधर है कि क्या बोले अभी इसके बारे में कि भावना गौड़ी के ऊपर परसों इनकम टैक्स का फ्रीज पोजीशन हो गया, उसका फ्रीज कर दिया सब। हाँ, एक तरह से अच्छा इसलिए हुआ कि ये लोग जो बोलते थे कि वो वॉशिंग मशीन में डालने के बाद आदमी साफ हो जाता है और उसके सब पाप धुले जाते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई होती नहीं है, उसको जवाब मिल गया कि भाई भावना गौड़ी आ गई शिंदे गुट में, फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसका मतलब ये है कि हम कार्रवाई करते हैं। वॉशिंग मशीन फेल है। हाँ नहीं, हम कार्रवाई करते हैं, मतलब हमको वॉशिंग मशीन वो जब बोले दानवे उसको हम मान्यता नहीं करते, हमने देखो कार्रवाई की। मगर बुरा मैसेज उसमें क्या है मालूम है? जो बाकी लोग आए हैं वो डर रहे हैं। सर जो आए हैं उनको ऐसा लगेगा कि अरे हम तुम्हारे पास क्यों आए हैं कि तुम हमारी गंदगी के साथ हमको स्वीकार कर रहे हो और हमको गंदगी धो के क्लीनिंग चिट दे रहे हैं, आप चिटर है हमारे ऊपर। बाद में फिर अगर ये ऐसा करने लगे हम क्यों आए? फिर नए जो आने वाले वो डर जाएंगे, बोलेंगे अंदर लेंगे और मार देंगे, होगा कि नहीं? तो भावना गौड़ी के ऊपर ये इन्होंने जो फ्रीजिंग का किया है वो नैतिक दृष्टि से ठीक है, कानून से ठीक है, मगर पॉलिटिकली अनकरेक्ट है। जल जाएंगे बाकी बहुत सारे आने के लिए निकले, वो बोलेंगे अरे भावना गौड़ी का ऐसा हो, कल मेरे बारे में भी हो सकता है। और जो आए अंदर, और सबसे बड़े तो अजीत पवार है, उनको भीति लगेगी। उनके तो बहुत सारे पाप अभी वॉशिंग मशीन में धुले हैं। ये बोलेंगे कि वॉशिंग मशीन का जो कचरा होता है वो यहाँ से फिर उठा के हमारे ऊपर डाल देते हैं, ऐसा कुछ चलेगा? वो छोड़ो, अभी यार रविंद्र वायकर के केस में आते हैं, हमने भटकते बहुत है, लोगों को पसंद है वो, ठीक है। सर रविंद्र वायकर का कैसे है ना, आपको मालूम है रविंद्र वायकर की ये पहली ईडी छापा नहीं है, पहले से भी मामला चल ही रहा है। सर उसके ऊपर 5 ईडी के छापे हो गए, इनकम टैक्स के हो गए, सीबीआई के हो गए। वो क्या है ना कि अजीत दादा को 3 बार कोरोना हुआ। हाँ, तो अभी तीसरी बार जब हुआ तब उनको बोला कि क्या आप इससे भयभीत है? नहीं, बोले मेरे को आदत होगी अभी कोरोना की। वो धनंजय मुंडे को तो बोले 4 का 5 बार कोरोना हो गया, मतलब उसके लिए कोरोना तो एक सीजनल फेस्टिवल है कि आता है जाता है। सर इसके लिए अगर इसके पहले 4 बार वो ईडी को फेस कर चुका है, उनके जवाब दे चुका है, आयकर के जवाब दे चुका है, तो उनके सवाल क्या नए पैदा होंगे? सर जब आते हैं पहली बार तो जो सवाल पूछते हैं उससे क्या नए सवाल पूछेंगे? कुछ नया मामला निकला तो पूछेंगे, जो बेसिक फैक्ट है, होटल की फैक्ट है, ये फैक्ट है, वो फैक्ट पहले से है, उसके बारे में चर्चा हुई है, पेपर वालों ने लिया है, किरीट सोमैया ने उसके बारे में पूरा डिटेल दिया है, कोई बाकी नहीं। असल में ऐसा है कि ईडी को छापा किरीट सोमैया पर मारना चाहिए इसके लिए कि उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। उसको पूछना चाहिए बाबा ये रविंद्र वायकर के ऊपर हम छापा डालने जा रहे हैं, तुम ही हमको ब्रीफ करो। मतलब छापा नहीं डालना चाहिए, उनको ही इंक्वायरी, हाँ वही उनका सबसे बड़ा सोर्स है। तो ये रविंद्र वायकर के ऊपर अभी छापा पड़ा नया कुछ नहीं। सर रविंद्र वायकर को अरेस्ट होगी कि नहीं होती? बोलो, रविंद्र वायकर के ऊपर छापा पड़ा है, अरेस्ट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अनिल परब को होगी, अनिल परब के ऊपर छापा पड़ा। अनिल परब तो ठाकरे के साथ है कि नहीं? इस बार जो है कुछ तो होगा बड़ा। कुछ नहीं होगा सर। चलो लगाओ शर्त 1 लाख की, ठीक लगा दी, कोई बात नहीं। 1 लाख की शर्त है, रविंद्र वायकर को अरेस्ट नहीं होगी। रविंद्र वायकर को इस बार अरेस्ट होगा। ये चलो आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, किसका सही निकलता है देखते हैं। सर दूसरी बात यह है कि उद्योग के आसपास के जो लोग हैं उनको ये तकलीफ देते हैं, कैसे ना कि उद्धव ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ, ऐसा पेपर वाले लिखते हैं। अभी अंदर की बात मैं बताऊं, उद्धव इतना स्वार्थी है, इतना आत्मकेंद्रित है, दुनिया गई भाड़ में, अपने सहयोगी गड़े आड़ में। हाँ, जब तक उसके कमीज को कुछ नहीं होता है ना, उसका कॉलर कोई पकड़ता नहीं है, या ईडी और ये उसके घर में नहीं आते ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अनिल परब के ऊपर इतने ये हो गए हैं, वो जाने उसका काम जाने, खाली बोलने के लिए 1-2 बार बोलेंगे की वो आमच्यावर ईडीचे छापे पडतात कारण आम्ही विरोध करतो वगैरे,
जब तक आदित्य को उठा के अंदर नहीं करते, इसको उठा के अंदर नहीं करते उनके घर के लोगों को, तब तक इनको कुछ पड़ी नहीं है। वो अगर इतने केयरिंग होते, शेयरिंग होते, तो शिंदे और इनको बगावत करने का समय ही नहीं आता था। बिल्कुल नेग्लिजेंस ही है ना सर। इतना स्वार्थी आदमी है कि रविंद्र वायकर को आप बोलते हो वैसा कल उठा भी लिया ना, तो उसके आंखों से आंसू लानेंगे नहीं, वो ड्रॉपर से उसको ग्लिसरीन डालना पड़ेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा। वो बोलेगा सर सलामत तो पगड़ी 50, ये पगड़ी है सब उसकी, उसका सर सलामत है, तो अडचणीत वाढ वगैरे काही नाही, उसके मन को कोई तकलीफ नहीं होती है। वो निर्डावलेला माणूस आहे, त्याला काय फरक पडत नाही। आणि परबला उचला, रायकरला उपरा, त्या सरदेसाईला उचला, देसाईला उचला, कोणालाही उचला, काय काय मला फरक पडत नाही। दाखवण्यापुरतं करतात ते, आणि त्याच्या अडचणीत वाढ होणार नाही, कारण ये सब लोग ऊपर से मिले हुए हैं, इनकी आपस में अच्छी चलती है और एक दूसरे को मदद किए हुए लोग हैं, है कि नहीं। फडणवीस और ठाकरे की सरकार थी ना 14 से 19 तक, तो जो भी पैसा शिवसेना वालों ने खाया वो क्या फडणवीस साहब को मालूम नहीं था क्या उस समय। जब मैं बोलता हूँ, मेरे जैसे एक आम आदमी बोलता है कि रामदास कदम 5-5 करोड़ MIDC से कलेक्ट कर रहा था। अब पैसा कौन नहीं खाता सर, पैसे खाने का सिलसिला बंद होगा क्या? हाँ, तो फिर रविंद्र वायकर के बारे में क्यों बोल रहे हैं आप? मत बोलो। और ईडी का छापा पड़ने से क्या होने वाला है? थोड़ा प्रॉपर्टी इधर उधर फ्रीज करेंगे। ये पक्ष और विपक्ष की परंपरा है, जो विपक्ष में रहता है अंदर जाता है। सिर्फ विपक्ष क्यों, अपना पक्ष भी हमने बताया ना, DMK का केस जाते। तो वो बात छोड़ो सर। क्या है ना, अभी क्या बोलो, ये लोगों का समझो इसका होटल ले लिया ईडी ने, फ्रीज कर दिया प्रॉपर्टी, इसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं सर। हमेशा याद रखो, 5 रुपए की प्रॉपर्टी जब इनकी जब्त होती है ऑफिशियली, तो 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बाहर रहती है। ये प्रोपोर्शन है, 1000%, 500%, 200%, 100% इनका बाहर ही रहता है, जिसका कोई छापे में फ्रीज नहीं होता है। लेकिन ये है कि लिंकअप में जितने लोग आए सबको एक बार डालो तो अंदर, ताकि लोगों को भय रहे कि भाई मैं गलत काम करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा और सब चला जाएगा। मैं गलत काम करूंगा और मेरा अगर मोदी, शाह, फडणवीस, शिंदे, अजीत दादा इनसे अच्छा संबंध नहीं होगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो अजीत दादा भी छूट जाते हैं। ये सब जितने भी प्रॉपर्टियां खरीदी जाती है सब, तो रविंद्र वायकर की गलती ये है कि वो शिंदे साहब के पास नहीं गया, साथ नहीं गया। वो जाता तो उसके ऊपर ये नहीं होता था, 100% नहीं होता। फिर इसमें उसको और क्या होने वाला है? फ्रीज करेंगे प्रॉपर्टी, उसको पकड़ के नहीं ले लेंगे। आप बोल रहे थे क्यों लेंगे उसको? तो उसने शेयर किया है सबके साथ। उसको अंदर इसलिए लेंगे कि और क्या क्या है बताओ, वो सब निकालेंगे ना सर। सो इनको बताने की जरूरत नहीं रहती है। आप ईडी का एक छापा होने दो आपके ऊपर, या आयकर का। सर आयकर वाले आते हैं ना, तो आयकर के छापे मैंने देखे हैं। मेरे पर्स में 200 रुपए होंगे कब क्यों? सुनो, आयकर वाले जब आते हैं ना आपके पास, तो वो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं रहती है, उनको आपसे ज्यादा मालूम रहता है। बिल्कुल सर, वो आपको बताते हैं कि आपका खाता यहाँ पे, आपका खाता है वहां पे है, आपने इसको इतना पैसा दिया है, इसके आपका इतना पैसा आ गया है। दिखता नहीं है सर, उनके पास सब रहता है। जी। मेरे एक दोस्त के ऊपर अभी छापा पड़ा था। वो बोला, मैं इनकम टैक्स वालों को बोला कि आपकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि मैंने इसको पैसा दे के रखा था, भूल भी गया। तो सर एनीवे रविंद्र वायकर अंदर नहीं जाएंगे और उद्धव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाओ भाई, उधर कल संजय अंदर गया तो इसने कुछ नहीं किया, उल्टा ऐसा किया कि उसका नाम निकाल दिया। तो इतना तो छोटे मन का है कि जिसने 30 साल से सामना चलाया, जमानत पे है, कहाँ फ्री किया उनको? नहीं, मगर सर उस समय उन्होंने, जज जो देशपांडे साहब थे, उन्होंने बोला था कि इसमें ईडी का केस ही बनता नहीं, जमानत पे ही छोड़ना है ना, निर्दोष तो छोड़ना नहीं। पहले केस में खड़ा हो गया नहीं, मगर वो केस चलेगी। तो उनका ही स्टेटमेंट है ना देशपांडे जज का, कि उन्होंने बोला है कि इसमें केस ही नहीं बनती ईडी की, कैसे आपने अंदर लिया इनको, करके जमानत दी है। तो चलो सर, रविंद्र वायकर नहीं जाएंगे और उद्धव को फर्क नहीं पड़ता है इतने भी अंदर। जब तक आदित्य खुश है, तेजस खुश है, वही खुश है और वो खुश है, तब तक दुनिया गई भाड़ में। चलो, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।